जय भीम साथियों, मैं रत्ना वोरा। मेरा YouTube चैनल आम्बेडकर कारवां में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आम्बेडकर कारवां के इस एपिसोड में आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जो गुजरात के दलित मूवमेंट में एक बहुत बड़ा अपना स्थान रखता है। साथियों, यह व्यक्तित्व शोषितों, पीड़ितों, गरीबों की आवाज़ बनकर हर उस जगह पहुंच जाता था जहां पर उसे महसूस होता था कि उसका समाज स्वर्ण समाज द्वारा पीड़ित हो रहा है, शोषित हो रहा है। तो यह इंसान, यह व्यक्तित्व प्रखर आम्बेडकरवादी के नाम से जाना जाता रहा है, जाना जाता रहेगा और जाना जाता था। जी हाँ, इन व्यक्तित्व का नाम है स्वर्गीय श्री नारायण भाई नाथालाल वोरा। इन्हें संक्षिप्त में नारायण वोरा के नाम से जाना जाता था। नारायण वोरा अपने पिता नाथालाल दलपत भाई वोरा और माँ धनीबेन नाथालाल वोरा की दूसरी संतान थी। नाथालाल वोरा की पहली संतान का नाम स्वर्गीय श्री डाया भाई नाथालाल वोरा था। ये दो भाइयों का एक छोटा सा परिवार गुजरात के गांधीनगर जिले के दहगाम तहसील के लिहोड़ा गांव का था। और यह परिवार क्योंकि गुजरात में और ख़ास करके अहमदाबाद में मिले हुआ करती थी, तो पूरा परिवार अहमदाबाद में नरोड़ा रोड पर अमदुपुरा, तुलसी काटा, रायचंद मेघराज की चाली में आकर बस गया और वहीं नारायण वोरा का जन्म हुआ। श्री नारायण वोरा को बचपन से ही कबड्डी खेलने का बहुत शौक था और इसीलिए वह हमेशा कबड्डी में अपने गुजरात की टीम में कई बार उन्होंने कैप्टन बनकर गुजरात की अगुवाई की और देश के अलग अलग राज्यों में गुजरात की टीम लेके वे लड़ने जाया करते थे। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के आज के समय के शरद पवार जी की टीम, महाराष्ट्र की टीम के सामने भी गुजरात की नारायण वोरा की टीम भिड़ गई और उनको भी शिकस्त देकर वह आ चुकी है। इसी तरह कबड्डी खेलते खेलते न जाने कब उनका बचपन गुजर गया और उन्होंने जवानी में कदम रखा। परंतु जिस तरह के जिस माहौल में वे रहते थे वहाँ पर एक आम्बेडकरवादी चर्चाएं मूवमेंट हुआ करते थे, उसको आम्बेडकर चौक कहा करते थे। और इसी मूवमेंट से प्रभावित होकर वह आम्बेडकरवादी मूवमेंट के साथ जुड़ते चले गए। उस समय के सांसद करसनदास परमार, सोमचंद मकवाना, रमेश सडेरा, वाईटी इडोदरा, छोटा भाई, हरखा भाई, नीली टोपी वाले आदि लोगों के साथ जुड़कर वह आम्बेडकरवादी मूवमेंट में काम करने लगे और एक कर्मशील योद्धा बनकर सामने निकले। अब बचपन तो बीत चुका था, इसलिए सेमीबेन नाम की एक कन्या से उनका विवाह किया गया और फिर उन्हें 5 संतानें हुई, जिसमें 2 पुत्रियां और 3 पुत्र शामिल हैं। जैसा कि जानते ही हैं कि जब शादी हो जाए, बच्चे हो जाए तो फिर समाज की और घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। तो नारायण वोरा ने भी अरबुदा मिल में नौकरी शुरू की और खैर वो नौकरी तो क्या ही करते थे, क्योंकि नौकरी का ज़्यादातर समय तो वो समाज की सेवा करने में निकाल दिया करते थे। जहाँ से भी, कहीं से भी, किसी की भी कोई आवाज़ आए, कोई बात निकले कि भी आज यहाँ दलितों के साथ, शोषित के साथ कोई अन्याय हुआ है, किसी स्वर्ण समाज के व्यक्ति ने किसी गाँव में किसी के साथ गलत किया है, तो तुरंत नारायण भाई वोरा अपनी टीम के साथ और अपने सभी तमाम कर्मशील साथियों के साथ उस जगह के दौरे के लिए और अपनी आवाज़ उठाने के लिए निकल पड़ते थे। उन्हीं दिनों बाबा साहेब आम्बेडकर के एक साथी दादा साहेब गायकवाड़ की रिपब्लिकन पार्टी में भी नारायण वोरा जुड़ गए और वहाँ पर उन्होंने गुजरात प्रदेश में महामंत्री के पद पर रहकर कार्यभार संभाला। आम्बेडकरवादी विचारधारा होने की वजह से कई बार उन्हें जेल भी हो जाती थी। आंदोलन करते करते उनकी कई बार गिरफ्तारियां भी हुई और कई बार वे जेल गए। सन 1975 में गुजरात में जब दलित पैंथर की स्थापना हुई तो उसकी जो फाउंडर्स मेंबर थे उनमें सबसे पहले नारायण भाई वोरा, फिर उसके बाद
श्री रमेश चंद्र स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र परमार, माननीय श्री वालजी भाई पटेल, स्वर्गीय नगीन भाई परमार, स्वर्गीय मगन भाई कॉन्ट्रैक्टर, स्वर्गीय गणपत भाई राठौड़, श्री ईश्वर भाई सोलंकी दाढ़ी, श्री जयंती उस्ताद, श्री सुरेश आगजा, श्री केडी परमार आदि कई लोगों के साथ मिलकर वह दलित पैंथर में जुड़े और उन्होंने दलित पैंथर की स्थापना गुजरात प्रदेश में की। जब जब भी कोई दलित मूवमेंट होता तो उस दलित मूवमेंट में कानूनी दाव पेच की जो भी बातें होती थी उनको माननीय श्री वालजी भाई पटेल देखा करते थे और स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र परमार क्योंकि वह एक शिक्षक थे अतः सब लिखा पढ़ी का काम, पत्रिकाएं, लीफलेट छपवाने का काम, ये सब का काम उनके जिम्मेदारी पे आता था। और जो नारायण भाई वोरा थे क्योंकि उनकी आवाज़ एक इतनी बुलंद और इतनी तेज आवाज़ थी कि ऐसा लगता था जब वो भाषण दिया करते थे कि जाने कि कोई शेर दहाड़ रहा हो, और इसीलिए उनको हमेशा कोई भी मूवमेंट को लीड करने के लिए उन्हें आगे रखा जाता था। उनकी एक आवाज़ से हजारों लोग घरों से निकल पड़ते थे और मूवमेंट में जुड़ पा जाते थे। उस समय के असंख्य आंदोलनों में नारायण भाई वोरा और उनकी टीम ने आगे बढ़कर काम किया और दलितों के प्रश्नों को निवारण करने के लिए वे आगे आए। उस समय के आंदोलनों में रणमलपुरा, कठाड़ा, मगोड़ी, जेतलपुर, गोलाना जैसे कई गांवों में दलित अत्याचार होते तो वह उन दलित अत्याचारों की घटनाएं होती थी, उनके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने वहां पहुंचते थे और उनके लिए न्याय के लिए हमेशा संघर्ष किया करते थे। नारायण भाई वोरा देखने में एक पहाड़ी व्यक्ति जैसे दिखते थे और उनकी कद काठी मजबूत थी और आवाज़ तो जैसे मैंने बताया कि ऐसे दहाड़ते थे जाने कि शेर दहाड़ रहा हो। बेशक नारायण वोरा मिल में काम करते थे परंतु उनकी जो पहचान थी वह सिर्फ गुजरात तक ही सीमित नहीं थी, परंतु पूरे हिंदुस्तान के जितने भी आम्बेडकरवादी मूवमेंट से जुड़े कर्मशील थे उन सभी के साथ उनका उठना बैठना और मीटिंगें हुआ करती थी। 1981 के अनामत आंदोलन में स्वर्गीय श्री नारायण भाई वोरा को जेल हुई और उनके जेल के साथी थे श्री जयंती उस्ताद जो आज भी हमारे बीच में है और हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं। 24 मार्च 1984 को माननीय श्री वालजी भाई के घर दरियापुर के ऊपरी मंजिल में एक बहुत ही गोपनीय मीटिंग हुई और उस मीटिंग में कई नारायण भाई वोरा के साथ और कई कर्मशील हाजिर रहे जिसमें जयंती उस्ताद, सुरेश आगजा, केडी परमार इत्यादि उस खुफिया मीटिंग में हाजिर थे। और तब उन दिनों वहाँ पर गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे श्री माधव सिंह सोलंकी, प्रबोध रावल होम मिनिस्टर थे और विधानसभा के अध्यक्ष नटवर भाई शाह थे। और उस गुप्त मीटिंग में ये तय किया गया कि किस तरीके से 14 अप्रैल की छुट्टी मनवाने के लिए सरकार को बाध्य किया जाए, सरकार को मजबूर किया जाए। और उसी के तहत उन्होंने एक रणनीति बनाई और रणनीति के तहत विधानसभा को घेरने का और विधानसभा में जितने भी दलित एमएलएज हैं उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उनका घेराव करने का एक कार्यक्रम तय किया गया और उसमें विधानसभा में पत्रिकाएं आदि फेंकने का भी कार्यक्रम तय किया गया। ऊपर बताए गए मीटिंग के गुप्त एजेंडा के अनुसार 27 मार्च 1984 के दिन दलित पैंथर्स के जो पैंथर्स थे वो गोरिल्ला पद्धति से विधानसभा में अंदर दाखिल हुए और उन्होंने विधानसभा को पूरी तरीके से जय भीम के नारों से गुंजा दिया। और तब उनके इस प्रदर्शन के बाद ही गुजरात सरकार को 14 अप्रैल को जिस दिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन होता है छुट्टी मनाने और छुट्टी तय करने के लिए मजबूर किया। और तभी से 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में गुजरात में स्कूल, कॉलेजों और सरकारी महकमों में छुट्टी होती आई है।
साथियों, इस तरह के तो अन्य कई एपिसोड हैं नारायण भाई वोरा के नाम लिखे हुए हैं कि जिन्हें याद करें तो मेरे ख्याल से बहुत लंबा समय गुजर जाएगा। जब नारायण भाई वोरा की स्वर्गवास हुआ आज ही के दिन 38 साल पहले, तो पूरा गुजरात जैसे थम सा गया हो और गुजरात में नरोड़ा रोड पर हजारों की संख्या में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लोग इकट्ठे हुए। यहाँ तक कि बाबा साहेब आम्बेडकर का धर्मपत्नी सविताबाई आम्बेडकर भी उसी शव यात्रा में शामिल हुई और उसके बाद उनकी श्रद्धांजलि सभा में भी शामिल हुई। तो ऐसे थे स्वर्गीय श्री नारायण भाई वोरा, जिनको आज भी याद करते हुए आंखें नम हो जाती हैं, जिन्होंने समाज के लिए कभी अपने घर परिवार की चिंता नहीं की, अपने परिवार के सामने नहीं देखा और सिर्फ समाज के लिए लड़ते रहे, झूमते रहे और एक दिन इस समाज को, गुजरात को, उनके परिवार को हमेशा के लिए अकेला छोड़ विदा हो गए। स्वर्गीय श्री नारायण भाई वोरा को कोटि कोटि वंदन करते हुए आज मैं उन्हें उनके 38वें पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि देती हूँ और साथ ही मुझे इस बात का गर्व है कि मैं नारायण भाई वोरा की भतीजी हूँ। मेरे पिता स्वर्गीय श्री डाया भाई वोरा, जो देह दानवीर के नाम से जानते हैं, मैं उनकी बेटी हूँ। अर्थात हमारा परिवार शुरू से आम्बेडकरवादी रहा है और आम्बेडकरवादी विचारधाराओं के चलते ही इसी वजह से मैं आपके बीच आम्बेडकरवादी विचारधाराओं को लेकर समय समय पर आती रहती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये मेरा एपिसोड अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल आम्बेडकर कारवां को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ ही फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भीम। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया।